न भूला न माफ किया, इंतकाम लिया। और भारत के इस करारे जवाब के बाद, इस हमले के बाद, जैश के ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान भौखला गया है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब देते हुए भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी विमान को मार गिराया। कल ही भारत ने जैश के आतंकी कैंप को ध्वस्त किया था, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया और आज फिर उसने भारतीय वायु सीमा को लांघने की हिमाकत की, जिसका भारतीय वायुसेना ने करारा जवाब दिया। बताया जा रहा है घटना सुबह 10 बजे करीब की है, जब पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय वायुसीमा लांघने की हिमाकत की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने सीधा उनको करारा जवाब देते हुए ना सिर्फ उनको खदेड़ दिया, पर कहा जा रहा है कि और भारत ने ये कहा है कि एक F-16 विमान तो कम से कम इनका गिरा दिया है। जो पायलट था, लोगों ने वहां देखा है नौशेरा सेक्टर में जहां पवन मौजूद हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। पवन शर्मा वहां मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि जो लोकल्स हैं उन्होंने देखा कि विमान पूरी तरह से जल गया था और जो पायलट था उसने इजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका पैराशूट भी जल रहा था, पर वो जाकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK के इलाके में जाकर गिरा है। भारत ने कहा कि उनका एक F-16, पाकिस्तान का एक F-16 हमारी वायुसेना ने ध्वस्त किया, उसको मार गिराया और पाकिस्तानियों को फिर वापस भगा दिया। ये घटना करीब 24 घंटे बाद हुई है, जब हमने पाकिस्तान में घुसकर जैश के एक ठिकाने को उड़ा दिया, जो कि बालाकोट में था। अगर आपको याद हो तो इसकी जो पुष्टि है सबसे पहले पाकिस्तानियों ने की थी। मेजर जनरल आसिफ गफूर जो हैं DG ISPR, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हाँ, बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एक बम गिराया है। अब आपको ये भी याद हो तो उस वक्त उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने खदेड़ दिया था और वो वापस भाग रही थी, तब ये हरकत हुई थी। पर शाम को उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जब्बा टॉप पर ये बम गिरा, जो कि जब्बा टॉप का इलाका बालाकोट खैबर पख्तूनवा रीजन में है, जहां पर जैश का एक ट्रेनिंग कैंप था, जहां पर हमने कम से कम 350 आतंकी मार गिराए हैं। ये भारतीय वायुसेना का कमाल है और इसकी भी कंफर्मेशन जो है पाकिस्तानियों ने ही दी। शाम तक तो यह आलम था कि पाकिस्तानियों को समझ में भी नहीं आया कि वो करें क्या, क्योंकि उनकी तरफ से बेसिर पैर के बयान आ रहे थे। उनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हमारे हवाई जहाज तो रात की वजह से, अंधेरे की वजह से उड़े ही नहीं, जबकि उनकी आर्मी कहती है कि हमारे हवाई जहाजों ने भारतीय वायुसेना को खदेड़ दिया। और उनका DG ISPR कहता है कि जी, पाकिस्तान के इलाके में 150 किलोमीटर अंदर भारतीय वायुसेना ने बम गिराए। पवन शर्मा हमारे साथ नौशेरा से जुड़ रहे हैं। पवन, नौशेरा वही इलाका है जहां के स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान का F-16 विमान, जो F-16 विमान है, उसको क्रैश होते हुए देखा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानियों का विमान मार गिराया और आपने कहा कि लोकल्स ने यह भी देखा कि जो पायलट है वो इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका पैराशूट भी जल रहा था और वो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर गिरा है। हाँ बिल्कुल आनंद, नौशेरा का ये लाम इलाका है। इसी इलाके में हम जब पहुंचे हैं तो स्थानीय लोगों से हमने बात की है। उन्होंने कहा कि हमने खुद देखा है यहाँ पर रात को हैवी फायरिंग होती रही और सुबह पाकिस्तानी जो जहाज़ थे उन्होंने एयर वायलेट करके इस तरफ आए। जब भारतीय वायुसेना के जवानों ने जेट ने उनका पीछा किया तो एक जेट को, जो F-16 उनका विमान था, उनको यहाँ पर मार गिराया। काफ़ी धमाका भी लोगों ने सुना और वो लाम वैली, जो नौशेरा बिल्कुल हमारे पीछे का इलाका है, वहाँ पर वो LOC के पास वो जहाज़ आके गिरा है और लोगों ने पायलट को भी इजेक्ट करते हुए देखा है, पैराशूट से निकलते हुए। लेकिन पैराशूट को कह रहे हैं कि आग लगी हुई थी। किस इलाके में वो गिरा है अभी उसकी जांच की जा रही है। सर्च ऑपरेशन भारतीय सेना भी अपने इलाके में कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि वो POK की साइड में जो पैराशूट था वो जाके गिरा है, जिसमें पायलट भी था। लेकिन इस पूरे इलाके में लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल जरूर है कि एक तरफ फायरिंग हो रही थी, दूसरा जो जहाज पाकिस्तानी इस एरिया से एयर वायलेट करके पहुंचे हुए थे, तो लोगों को लग रहा था कि शायद उनके घरों पर बमबारी ना हो। तो यहाँ पर लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल जरूर है। आनंद, आप बताइए, स्थानीय लोगों से आपने बात की, कल रात भर वहां पर गोलाबारी हुई। पाकिस्तान ने कम से कम 60 फॉरवर्ड पोस्ट से सीज फायर वायलेशन किए और खासकर इस नौशेरा सेक्टर में, रजौरी, पुंछ, इन इलाकों में उन्होंने काफी सारी सीज फायर वायलेशन रात भर की थी। क्या यहाँ स्थानीय लोगों का क्या वो लोग सेफ हैं? क्या उनके लिए कुछ इंतजामात किए गए हैं? किसी को वहां चोटें पहुंची हैं? क्या वहां पर
जो जहां पे ये लोग रहते हैं, जो स्थानीय इलाका है, वहां पर मोर्टार शेल्स गिरे हैं क्या? हाँ अनंत, बिल्कुल जो मेंढर का सजला इलाका है, मेंढर पुंछ का एरिया पड़ता है, इसी बेल्ट के ऊपर जो इलाका आगे आता है वहाँ पर कई घरों में मोटार शैल गिरे हैं। वहाँ पर लोगों का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घरों के अंदर काफ़ी स्प्लिंटर्स लगे हैं, दीवारें उनकी टूटी हैं, घरों जो छत थे उनके ऊपर आके मोटार शैल गिरे हैं और वहाँ से लोगों ने पलायन भी शुरू किया है। लेकिन इस पूरे इलाके में पूरी रात जो फायरिंग हुई है उसमें कम से कम भी 20 से 25 जो बिल्कुल सीमा से सटे हुए गांव थे, वहां पर लोगों में दहशत का माहौल जरूर था। जो लोगों से हमारी बात हुई है, कई मोटार शैल खेतों में आकर गिरे हैं। हालांकि जो फायरिंग हैवी मशीन गन की होती है वो गांव तक बहुत कम पहुंचती है, लेकिन मोटार शेलिंग जब होती है तो जो बिल्कुल सीमा से सटे हुए गाँव हैं, जैसे लाम है, जंगड़ है, पुखरनी है, मेंढर का बालाकोट है, मनकोट है, सजला है, इन इलाकों में मोटार शैल आके गिरते हैं तो लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन यहाँ मोटार शेलिंग जरूर हुई है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। कुछ लोगों ने खुद ही पलायन कर दिया है, सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं, लेकिन प्रशासन ने फिर भी जो सीमावर्ती इलाके हैं उनसे लगभग 15 किलोमीटर पीछे जो स्कूल्स या धर्मशालाएं हैं वहां पर इन लोगों को रहने का प्रबंध जरूर कर दिया है। और जो टीम्स हैं प्रशासन की वो गाँव में तैनात कर दी गई हैं। पुलिस की गाड़ियां गाँव के अंदर घूम रही हैं कि अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो लोगों को इवैक्यूएट किया जा पवन, मैं आप ही के साथ रहूंगा क्योंकि आप सबसे फॉरवर्ड एरिया में हैं। यहां पर कोई और मीडिया चैनल नहीं पहुंचा जहां आप पहुंच चुके हैं। आप जरा मुझे बताइए कि एलओसी आपसे कितनी दूर है और जो हवाई पेट्रोल हो रहे हैं इनकी आवाजें आपको आ रही हैं, लेकिन आपने मुझे कहा कि जो हिंदुस्तानी जो भारतीय वायुसेना है वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख रही है एलओसी से, और वैसे ही पाकिस्तानी जो फौज है वो भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाकर रख रही है। लेकिन आपसे कितनी दूर है? क्या आप एलओसी का जो इलाका है, जो एरिया है, आपको दिख रहा है कि कितनी दूर है? और उस तरफ जो पाकिस्तानी पोस्ट हैं, आप कुछ पॉइंट कर सकते हैं? रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल जेके बंसल भी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन मैं आपके साथ रुकूंगा, आप ही की तरफ आ रहा हूं। जी पवन। अनंत, मैं अभी कैमरामैन से कह रहा हूं कि वो आपको एरिया दिखाता है पूरा। हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, हमसे जो एलओसी है, ये सामने जो आप ये घर देख रहे हैं ये आखिरी घर है। इसके सामने का इलाका जो है वो पूरा पाकिस्तान का है, पीओके का है। यहाँ से मात्र अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो डिस्टेंस है वो बाय रोड होगा यहाँ एलसी का, लेकिन एयरली बहुत कम है। बिल्कुल सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये पीओके की लाम वैली ये पूरी है, हमारी नौशहरा सेक्टर की यहीं पर है। और इसी इलाके को ज़्यादा टारगेट किया गया था। इसी इलाके में एयर वायलेशन पाकिस्तान के हुई थी, वो ये पूरा जो इलाका है जो पीछे दिख रहा है जो कैमरे में, यहां पर हुई थी और यहीं पर ही उनके एक F-16 को मार गिराया था। इसी इलाके को टारगेट करके पूरी रात शेलिंग होती रही, पूरी रात फायरिंग भी जहां पर होती रही। और अनंत, एक बात और मैं वहाँ बता दूं कि यहाँ पर जो लोग हैं जो बिल्कुल इस सीमा पट्टी से जुटे हुए हैं, ये कह रहे हैं, इनका यही कहना है कि हम वापस नहीं हटेंगे, चाहे जंग भी लग जाए, हम फौज के साथ पीछे रहेंगे और उनके साथ उनका देते रहेंगे। इस इलाके में अभी तक कोई मीडिया टीम नहीं पहुंची है क्योंकि बहुत फॉरवर्ड का इलाका है, आगे आना भी मुश्किल है। हालांकि इसके आगे सेना ने जाने से मना कर दिया है, बिल्कुल एलसी का इलाका आगे शुरू हो जाता है। लेकिन इस इलाके में अगर हम बात करें तो जो लाम, पुखरनी और जंगड़ का इलाका है, इसको अक्सर टारगेट किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से और सिविलियन को टारगेट किया जाता है। स्पेशली इन लोगों पे मोटार शेलिंग की जाती है जब भी सीज फायर का वायलेशन होता है। अभी थोड़ा सा शांत लग रहा है आपके इर्द गिर्द माहौल, ऐसा लग रहा है कि सब तरफ से थोड़ी सी चुप्पी है। ये इसको क्या हम लल बिफोर द स्टॉर्म माने कि आने वाले तूफान से पहले जब सन्नाटा छा जाता है, ऐसा तो नहीं? ऐसा आपको आभास हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो अभी रात को यहाँ पर पूरी रात सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक फायरिंग होती रही है। उसके बाद जब जहाज पाकिस्तान के आए हैं तो अभी लोगों में दहशत थी। लेकिन इस समय जो भारतीय वायुसेना है वो इस तरफ जो हमारा एलसी के पीछे का इलाका है वहाँ पर उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं और एलसी के पार अभी भी पाकिस्तानी जेट की आवाज़ जहाँ पर सुनाई देती है। अगर हम थोड़ा सा आगे निकले तो उनकी आवाज़ें जहाँ तक आती हैं। लेकिन इस इलाके में अभी शांति है क्योंकि फायरिंग सुबह से यहाँ पर नहीं हुई है। रात 3-4 बजे के बाद से हक्का दुक्का फायरिंग, जो हल्की फायरिंग थी वो सुबह 4 बजे तक थी, लेकिन उसके बाद फायरिंग नहीं हुई है। यही वजह है कि लोग अब थोड़ा बहुत अपने जो काम है वो निपटा रहे हैं, चारा काटने का, जहाँ जो बाहर बाजार से कुछ सामान लाने का। यहाँ पर अभी थोड़ी शांति इस इलाके में जरूर दिख रही है, लेकिन एक दहशत है कि वो अपना सामान वगैरह पूरा घर का, जहाँ मवेशियों के लिए चारा वगैरह इकट्ठा करके रख रहे हैं कि अगर दोबारा फायरिंग होती है जहाँ फिर कोई ज़्यादा कोई परेशान बमबारी शुरू हो जाती है तो वो लोग अब यहाँ से निकलने का भी सोच सकते हैं। जी
धन्यवाद पवन आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए। मैं फिर आपकी तरफ रुख करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन रवि सिंह, एक बहुत बड़ा अपडेट यह है कि हिंदुस्तान ने यानी भारत ने तो अपने कई सारे जो इलाके हैं जो एलओसी के आसपास जो एयरपोर्ट्स है, सिविलियन एयरपोर्ट्स, आप श्रीनगर की बात करें, धर्मशाला की बात करें, पंजाब में अमृतसर, वहां पर सिविलियन ट्रैफिक जो है रोक दी है एहतियातन, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान उस तरफ बहुत घबरा गया है, उसने तो अपने सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। देखिए आनंद, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई और उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि वो किस तरीके से इसका जवाब दे, क्योंकि उसको मैसेज अंदर यानी कि देश के अंदर भी देना है और उसको भारत को भी मैसेज देना है कि वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मैसेज किस तरीके से दे, और यही वजह है कि वो बदला लेने के लिए कुछ भी कदम उठाने के लिए अभी तैयार है। जहां पर मौजूद हूं, यहां पर क्योंकि गृह मंत्रालय में करीब 2 घंटे इसी तमाम चीजों पर बैठक, तो पैरामिलिट्री के डीजी थे, प्रमुख थे, उनके साथ में गृह मंत्री की बैठक हुई, जिसमें एनएसए भी थे, यानी कि अजीत डोभाल। मीटिंग के बाद वो प्रधानमंत्री के पास में जाते हैं और तमाम ये चीजों को लेकर ब्रीफ करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहां पर बीएसएफ तैनात है, सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में है, तो उसके उस लिहाज से डीजीज को बुलाया गया था और ये उनको कहा गया है कि आप तैनात रहिए और एक्स्ट्रा अगर वहां पर फोर्सेस की जरूरत है तो वो भी आप तैनात करिए। तो फिलहाल प्रधानमंत्री की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है, एनएसए डोभाल की निगरानी हो रहा है, गृह मंत्री भी पूरे मामले में इन्वॉल्व है। और आने वाले दिनों में इसी तरीके से अगर टेंशन बनी रहती है तो क्योंकि पाकिस्तान अब यह सोच रहा है कि किस तरीके से भारत का जवाब दिया जाए, लेकिन भारत सभी मोर्चे पर तैयार है जवाब देने के लिए, और यही वजह है कि तैयारियां लगातार चल रही है भारत की तरफ से। जी रवि, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और अपडेट है जनरल बंसल से। इससे पहले कि मैं बात करूं, बीजेपी के महासचिव जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं राम माधव, उन्होंने कहा है कि आज भारत में मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार है और अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं किया तो ऐसे ही और भी कार्रवाई हो सकती है। तो बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी राम माधव जी मौजूद हैं और राम माधव जी से पूछते हैं कि कल की घटना से पाकिस्तान ने क्या सबक लिखा है, भारत की क्या तैयारी है। राम माधव जी, पाकिस्तान को करारा सबक मिला कि अभी और भी सबक देना बाकी रह गया? हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को करारा सबक सिखाना था, वो हमने सिखाया था। हम चाहते थे कि पाकिस्तान खुद ही ये काम करे, अपने देश के अंदर जो आतंकवादी गुट काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनको बंद करे। पर जब पाकिस्तान नहीं कर रहा था और हमारे प्रेशर के बावजूद, दुनिया भर के देशों के प्रेशर के बावजूद, और हम हमारे सिक्योरिटी को बचाने के लिए कार्रवाई करना हमारे लिए अनिवार्य था, तो हमने एक टारगेटेड स्ट्राइक किया, एक काउंटर टेरर ऑपरेशन किया, जिसमें एक बहुत बड़ी सफलता हमको मिली है। पाकिस्तान को इतना समझ लेना चाहिए कि हर देश अपने देश की सुरक्षा और आतंकवाद से अपने देश को बचाने के लिए कार्रवाई करता है। भारत भी उसी प्रकार की कार्रवाई की है। ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन तो नहीं है। आज इसको एस्केलेट करने का अगर पाकिस्तान प्रयास करेगा तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पाकिस्तान ने कहा है, इमरान खान ने कहा है कि वो बदले की कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान के जनरल ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय वायुसेना ने पेलोड गिराया है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर मानने को तैयार नहीं कि वहाँ आतंकी ठिकाने थे? पाकिस्तान ये भी डिनायल मोड में है कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, पाकिस्तान एक तो बड़ा कन्फ्यूजन में है। उनकी जनता पूछ रही है पाकिस्तानी लीडरशिप को, आखिर हम कर क्या रहे हैं। वो सोचते थे कि उनके आर्मी के वगैरह के बारे में बहुत बड़ी एक धारणा होती थी, और वास्तव में ये एक अच्छा मौका पाकिस्तान के लिए है। एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में पाकिस्तान डेवलप हो, आर्मी के चंगुल से मुक्ति मिले पाकिस्तान को, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक जो नेतृत्व है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, वो उस देश को चलाए, तो हम दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। पर अभी भी अगर इस प्रकार के प्रोवोकेशन, डिनायल के मोड में ही पाकिस्तान रहेगा तो उसका परिणाम भी उनको भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। राम सर, कल जिस तरह से पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि बदले की कार्रवाई होगी, उनकी जॉइंट सेशन हो रहा है उनके संसद का, तो आपको लगता नहीं है कि भारत की तरफ आज कुछ खबरें आई है कि हमारी वायु सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लड़ाकू जहाज? तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ और एस्केलेट कर सकते हैं, भारत की सीमा में और गड़बड़ी मचा सकते हैं? कई लोगों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान, जिसके लिए टेररिज्म एक स्टेट पॉलिसी बन गया है,
वो उस पॉलिसी से हटेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं, ऐसा कई लोगों को लगता है। फिर भी भारत को अपने सुरक्षा की दृष्टि से दृढ़ कदम उठाने की ताकत है, ये बात आज हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से साबित किया है। तो ऐसी स्थिति में हम लेट अस वेट एंड सी, पाकिस्तान क्या पार्लियामेंट में वगैरह क्या चर्चा करके क्या निष्कर्ष पर पहुंचेगी। अगर पाकिस्तान यही मानकर चलेगी कि हमें तो बदलना नहीं है, हम तो उसी रास्ते पे चलेंगे, तो आज आपने देखा आज पाकिस्तान के साथ दुनिया में एक भी देश खड़ा नहीं है। उनका जो बहुत अत्यंत प्रिय मित्र चीन भी इतना ही सलाह देकर छोड़ दिया कि भाई एस्केलेट मत करो। तो ये बात पाकिस्तान को समझना चाहिए। दुनिया में आइसोलेट होगा, उसके कारण अनेक प्रकार के सामाजिक आर्थिक भी उनके ऊपर दबाव आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान, राम सर, अक्सर होता है कि पाकिस्तान छुप कर कश्मीर में वार करता है या किसी ऐसे ठिकाने पर वार करता है जिसमें हमें आम जनता का नुकसान होता है, सुरक्षा बलों का। तो इस घटना के तो आपको लगता नहीं है और वो खूंखार तरीके से आएगा? क्या हम लोग तैयार हैं किसी भी ऐसी घटना को अंजाम से पहुंचाने से रोकने के लिए? सीमा पर हम लोग तैयार हैं? जब भी इस इतने बड़े कार्रवाई के लिए हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जब तैयारी की थी, उस समय ये सारे चीज़ों को फैक्टर इन किया ही गया होगा कि इसका एक फॉलो आउट होगा, इसके प्रतिक्रिया में पाकिस्तान कुछ कर सकता है। मैं मानता हूं कि सारी चीज़ों की तैयारी और विचार करने के बाद ही जो परसों कल की कार्रवाई थी उसको अंजाम दिया गया। राम सर, एक और बात उठ रही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, पहले भी 26/11 हुआ, एक एयरफोर्स के ऑफिसर ने कहा है कि हम लोग पूरी तरह से तैयार थे लेकिन सरकार नहीं मानी। तो लगता नहीं है कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति इस बार दृढ़ता दिखाई गई है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? पहली बार ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद। पाकिस्तान के अंदर जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स है, इसके ऊपर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मेहनत करके अच्छी जानकारी बना के सरकार को दिया 6-7 साल पहले ही, करीब 100 तक के टेरर कैंप्स का। और उसमें से विशेषकर 15-20 कैंप्स के लिए तो पूरे उसके कोऑर्डिनेट से लेकर सारे डिटेल्स सरकार को दी गई। पर आज कार्रवाई हुई, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी श्रेय जरूर है, जिन्होंने एकदम स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स के सहित डिटेल दिया। और एयरफोर्स और हमारी सेना का तो कंट्रीब्यूशन है ही, हमारी सेना तो वर्ल्ड क्लास है ही। पर व्हाट मेड द डिफरेंस वाज हमारे पास एक इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व भी है। मोदी जी जैसे एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और एकदम समझदार नेतृत्व इस देश को, इसीलिए हम आज एक कदम आगे जाकर इस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कार्रवाई, और वो भी सफल कार्रवाई हम कर पाए हैं। लेकिन आप कूटनीतिक तौर से भी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को अलग थलग करना, आप लोग शुरू में जब देश दुनिया भर का दौरा शुरू किया गया, आप लोगों ने टारगेट किया था कि कम से कम 190 देश दुनिया भर के हैं, सब जगह एक बार तो पहुंचना ही है। उसमें लगता है आप लोग सफल हुए हैं और यही जो घूमने की राजनीति थी, नेताओं से गले मिलने की राजनीति थी, उसने फायदा किया है। इसलिए मैंने कहा, मैं दृढ़ता के, इच्छा शक्ति की दृढ़ता के साथ साथ समझदारी का शब्द प्रयोग भी इसलिए किया था। हम कोई विद्वेष की भावना से, हेट की भावना से प्रेरित होकर ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और हमने सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स को ध्यान में रखकर ये कार्रवाई किया है। यही बात आज दुनिया भर में सभी देशों को हमने कन्वे भी किया, और भारत की आज दुनिया में एक बहुत बड़ा इमेज है, और भारत के नेतृत्व के प्रति एक रेस्पॉन्सिबल नेतृत्व है, एक विजनरी नेतृत्व है, यह धारणा दुनिया में बनी है 5 साल में। और हम भी उस प्रकार एक रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप के नाते ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सारे गतिविधि को अंजाम दिया था। और हमारा जो दुनिया भर में नेटवर्क है देशों के साथ, उसके साथ भी हमने ये सारा विषय शेयर किया, और सबका आज लगभग एक सहमति बनी है कि भारत ने जो भी कार्रवाई किया अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। धन्यवाद। भारत ने जो कार्रवाई की आत्मरक्षा के लिए की, दहशतगर्दी के खिलाफ की, दहशतगर्दों को मिटाया, कम से कम 350 को मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का हमें अंदाजा भी रखना चाहिए, उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जेके बंसल साहब, जैनी जी हमारे साथ हैं और कमांडर राय भी हमारे साथ हैं यहां पर, और हम हमारे रिपोर्टर्स से भी ताज़ा खबरों का अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन बंसल जी, मैं आपसे ये पहले पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल रिस्पॉन्स है, डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है, और एक और वार है जो सबसे ज्यादा हमको चोट पहुंचाता है, जिसका हम डायरेक्टली सीधा जो है हम उनको काउंटर फाइट नहीं कर सकते, वो है प्रॉक्सीज। यानी कि जो इनकी ये जो टेरर संगठन है, जो इनके स्लीपर्स है, जो इनके प्रॉक्सीज जो इन्होंने यहाँ इन्फिल्ट्रेट कराए बिठाए हैं, उनसे जो ये काम करवा सकते हैं, उसकी तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। जी, जो
फिदाइन हमले हैं वो टेररिस्ट बड़ी घनी आबादी वाली जगह में करेंगे तो वो कहीं भी ये बॉर्डर पर नहीं होंगे। बड़े सिटीज़ हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता, यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे चौकन्ना रहना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इसके साथ में जो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और ये कई सूचनाएं मिली हैं पहले भी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो टेररिस्ट के हाथ में लगा हुआ है, तो आकर के वो एक न्यूक्लियर मटेरियल भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं डर्टी बॉम्ब के थ्रू। और वो न्यूक्लियर मटेरियल ऐसा होता है कि उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे उसका इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हमको जो न्यूक्लियर मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए जो सेंसिटिव जगह है वहाँ पे डिटेक्टर लगानी चाहिए। हिंदुस्तान में डिटेक्टर हैं। जब मैं नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में था वहाँ पे हमारी एक नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, उनके पास हैं, आर्मी के पास भी हैं जी। क्योंकि सिविलियन जगहों को, जो सिविलियन ठिकाने हैं उसके लिए एनडीआरएफ उचित है। मिलिट्री जो है बॉर्डर पे लड़ रही है, वहाँ बॉर्डर पे तैनात है, तो अंदर में हमको जो एनडीआरएफ की टीम है उसको भी सजग करके ये जो जितने भी सीबीआर और न्यूक्लियर डिटेक्टर्स हैं उनको लगा करके इस चीज़ की निगरानी। देखिए, सरहद की रखवाली तो की जा रही है, वहां पर जो है काउंटर मेजर्स तो होंगे, लेकिन हमारा भी एक दायित्व बनता है कि ना ही हम हमारे फोर्सेस के साथ खड़े रहे, लेकिन आसपास भी नजरें जरा चौकन्नी रखें कि किस तरह की कहीं भी कोई भी हरकत होती है जो सस्पिशियस हो, जिस पर आपको थोड़ा भी संदेह हो, संदेहास्पद जो भी होते हैं एक्टिविटीज हैं, उसको इमीडिएटली आप अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये हमारी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। पर अब बड़ी बात करें जी, बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। एक चीज मैं ये कहूंगा कि जैसे बार बार ये प्रश्न उठता है कि हड़बड़ाहट में पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। और जबकि हमने एक ये अंडरटेकिंग दी हुई है वर्ल्ड जो यूएनओ को, जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, फर्स्ट यूज नहीं है, हम पहले बटन नहीं दबाएंगे। अब पता नहीं चलेगा कि ये नॉर्मल बॉम्ब है या जो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब है जब वो छूटेगा वहां से। हालांकि जो बॉम्ब के इफेक्ट होते हैं न्यूक्लियर के या किसी भी बॉम्ब के, वो हीट एंड ब्लास्ट होता है जी। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका हीट ब्लास्ट और रेडिएशन भी होता है जी, और हीट ब्लास्ट भी उसका ज़्यादा होता है। तो उसका इफेक्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जब उसका इफेक्ट बाद में ही पता चलेगा, पहले हमको पता नहीं चलेगा कि वो उन्होंने यूज़ किया नहीं। तो हमको 2-3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है कि इस समय उनका कोई भी इस तरह का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, मिसाइल के थ्रू है या एयरक्राफ्ट के थ्रू है न्यूक्लियर बॉम्ब की, उस पर बहुत ध्यान रखना है और उसको वहीं इंटरसेप्ट कर देना उनके कंट्री के अंदर में ही, जिससे कि वो वहीं पे कि उनके साइलोज में ही हम उसको उड़ा दें, उनका वहीं पे विध्वंस हो। और इसी के साथ साथ जहां हमारे टारगेट हैं उन पे हम उन टारगेट पर हमको एक मॉनिटरिंग सिस्टम रखना है कि ऐसी कोई चीज होती है तो हमें तभी पता लगेगा कि इसके अंदर न्यूक्लियर। लेकिन एक बात है कि ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान इस वक्त, ना भारत ना पाकिस्तान चाहता है कि लेवल उस तरह का कोई एस्केलेशन हो या उस लेवल तक बात बढ़े। ये बात तो एकदम साफ है, इसमें चाहने की बात नहीं है। हाँ। वो बात मैंने हड़बड़ाहट की कही, और बहुत सारे पहले पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आते रहे हैं कि हमने ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है कोई दिखाने के लिए नहीं, हम इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुशर्रफ ने भी ये स्टेटमेंट दिया और वहाँ के लोगों ने हमेशा, फौज ने भी कहा है कि अगर हमारे ऊपर आफत आई या हमको वो अगर बौखलाहट में ज्यादा आ गए और हिंदुस्तान ने कन्वेंशनल वॉर के अंदर में उनके ऊपर सख्त अटैक किया, जिसका जो हम करना चाहेंगे उनको करने के लिए, लेकिन ऐसा वो कर सकते हैं कि न्यूक्लियर देखिए ये बात है, अगर वो करना चाहे, अगर वो करते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये बात तो है, ये दुनिया जानती है, ये दुनिया जानती नहीं रहेगा, लेकिन रेडिएशन इफेक्ट हमको भी हो जाएगा। देखिए, नुकसान हमें तो होगा, लेकिन उससे पहले एक पूरा देश जो है पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। वो बात भी वो जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो ये जो डराना धमकाना वाली बात है, देखिए हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हो गया, ये गिदड़ भपकी, अब रुक जाइए, क्योंकि उस लेवल तक वो जा भी नहीं सकते, ना ही उनके पास वो दर्जा है। मैं कमांडर राय और जैनी जी से आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इंडिया के पास अभी दुनिया के सामने हमने एक नैरेटिव बना दिया, हमको सपोर्ट मिल गया सबसे, हम ये भी दिखा चुके हैं कि पाकिस्तान ने एक नॉन मिलिट्री स्ट्राइक का मिलिटरीली जवाब दिया है। एक दहशतगर्द संगठन के खिलाफ जो यूएन में प्रोस्क्राइब्ड है उसके खिलाफ हमने एक्शन, जवाब पाकिस्तान की एयरफोर्स दे रही है। ये सब हमारे पास है, इसको हम कैसे यूज करें, क्योंकि कई बार हमारे पास ये एडवांटेज आता है और हम ये एडवांटेज हमसे छूट जाता है। आनंद, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने पहले भी कहा थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान इज ए इरैशनल एनिमी। देखिए, आपने सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ठोका, वो अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ यूज कर रहा है अगेंस्ट आवर मिलिट्री। आई मीन ही इज हिटिंग आवर एयरक्राफ्ट, ही इज हिटिंग आवर बेसेस,
He's already come into the valley. He's got कोई वहाँ LIC टारगेट्स नहीं है, कोई ऐसे वैसे टारगेट्स नहीं है, कोई आतंकवाद के कैंप्स नहीं है, तो ऑलरेडी जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। इन्हें इरैशनल एनिमी। अब हमारी नेशनल पॉलिसी राइटली और रॉन्गली नो फर्स्ट यूज की है, जो जैसे भी है उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। दैट इज माय नेशनल पॉलिसी, आई ऑनर माय नेशनल पॉलिसी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए दैट एक सर्टेन लेवल पे वी आर एट ए डिसएडवांटेज। वी आर एट ए डिसएडवांटेज बिकॉज पाकिस्तान हैज गॉट द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मींस स्मॉल यील्ड, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट एरिया ऑफ डैमेज। तो tactical does not mean hitting Delhi or Bombay or Nagpur, RSS headquarter. It doesn't mean that. Tactical means the frontline things, your soldiers, your strike corps, your concentration areas. So हमें क्या करना है? They're always in a battle, in a war like this kind. There is a nuclear threshold. What is our threshold? What is their threshold? It differs from country to country. और दुश्मन का एक फर्ज होता है कि उस थ्रेशोल्ड को आइडेंटिफाई करे। हमने जहां तक आइडेंटिफाई करके रखा है वो ये है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर, वो जो गीदड़ गपगपकी वाली बात है ना, हाँ हम कहते हैं जरूर कि आप अगर करके देखो, एक फेंकोगे तो नक्शे से हट जाओगे, लेकिन एक इरैशनल एनिमी को कहां ले जाओगे भाई? नहीं, अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो इसलिए हमको जो कुछ भी करना है, आपने हमारा बहुत पूछा व्हाट शुड वी डू, हमें उस थ्रेशोल्ड के नीचे नीचे रहना चाहिए, जिसका मतलब है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस मत करो, पीओके में जहां जाना चाहे, जो करना चाहे करो, क्योंकि वो हमारा टेरिटरी है, और थ्रेशोल्ड के नीचे रहो और उसको इतना हताहत कर दो, इतना हताश कर दो कि वो वर्ल्ड फोरम में इस तरीके से वो कर दो। अभी मौका है ये कि वो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी अगर इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, एक अपडेट आया, फिर मैं इसी पर हम बात करेंगे, कमांडर राय से फिर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री एनएसए जो अजीत डोवाल और बड़े अफसरों के साथ 1 घंटे से ज्यादा अब ये अहम बैठक है, ये चल रही है। हमने आपको करीब 1 बजे हमने बताया था कि ये मीटिंग शुरू हुई है। मैं कोई अगर याद है 12:50 पर ये अपडेट हमारे पास आया था। अब देखिए 2:08 हो रहे हैं और ये मीटिंग अभी तक, ये बैठक अब तक जारी है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ये काफी लंबी मीटिंग है। इससे पहले गृह मंत्रालय में भी करीब 2-2.5 घंटे चली थी मीटिंग। अब की जो ये मीटिंग है करीब 1-1.25 घंटे चल रही है। तो ये ब्रीफिंग से ज्यादा कुछ लग रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की स्थिति बनी है, पीछे जिस तरह भारत ने अपनी जब कार्रवाई की है उसके बाद से जैसी स्थिति बनी है उसी को लेकर के लगातार ये चर्चा की जा रही है और एनएसए लगातार ब्रीफ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आज प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में विज्ञान भवन में थे और वहां से कार्यक्रम खत्म होते ही वो सीधा ही पीएम आवास पहुंचे और वहां पर उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही ये बैठक शुरू हो गई। उससे पहले हालांकि गृह मंत्रालय में बैठक हुई थी जहां पर पूरी ब्रीफिंग दी गई थी और जिस तरीके की तैनाती की गई है वो सब जानकारी दी गई थी। साथ ही होम मिनिस्टर के जरिए सभी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके चीफ तक भी सभी को ये निर्देश दिया गया था कि एकदम बॉर्डर पे तैनाती को एकदम पुख्ता अंदाज में रखें और सभी तैयारियों को करीब से नजर भी रखें। उसके बाद एनएसए पहुंचे थे पीएम आवास पर और पीएम को उन्होंने पूरा ब्रीफ किया है। जिस तरह की स्थिति बनी है सारी जानकारी उन्हें दी गई है और जो कदम भारत अपनी तरफ से उठा रहा है उन सब चीजों की जानकारी दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम देशों का रुख सामने आ रहा है उन सब चीजों पर अवगत करके भारत की तरफ से अपने रुख की तैयारी की जा रही है। तो महत्वपूर्ण समय है इस समय। पीएम आवास हो या बाकी सभी अधिकारी, पूरी कोशिश यही है कि एक कंसंट्रेशन पूरी तरह से बनी रहे और सारी जानकारियां, किसी भी तरह की कोई जानकारी, कोई चूक भारत की ओर से दिखाई ना दे। जी विक्रांत, एक और बात बताइए कि इस मीटिंग को लीड कौन कर रहा है? क्या एनएसए अजीत डोवाल सारी ब्रीफिंग कर रहे हैं? क्या चीफ ऑफ स्टाफ वहां मौजूद हैं इस मीटिंग में? कौन कौन मौजूद हैं? और इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से क्या डीजी सीआरपीएफ और अगर देखें तो बीएसएफ और पुलिस के जो आला कमान हैं, क्या ये सब भी मौजूद हैं? देखिए, जो शुरुआती जानकारी हम लोगों के पास आई थी बैठक से पहले उसमें यही बताया गया था सूत्रों के जरिए कि एनएसए ब्रीफ कर रहे हैं और उनके साथ कई और वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। हालांकि बीच में इस तरह की खबर जरूर आई थी कि तीनों आर्मी चीफ भी वहां पर जा सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। कहा यही जा रहा है कि एनएसए ने ही ब्रीफ किया और बाकी कुछ और वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी उनके साथ हैं जो अलग अलग विभागों की जानकारियां से प्रधानमंत्री को
अवगत करवाया और जिस तरीके से पूरी स्थिति बनी है भारत के ऑपरेशन के बाद से, और जो पाकिस्तान जिस तरीके के क्लेम भी कर रहा है उन सब में किस तरीके की सच्चाई है, क्या जानकारियां भारत के पास अभी तक पुख्ता तौर पर आई हैं, उन सभी से अवगत करवाया गया है। और साथ साथ जो होम मिनिस्ट्री में जो बैठक हुई थी उसमें हालांकि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए थे किस तरीके की तैयारियां रखनी है, और एकदम कहा गया था कि बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं उनको पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम रखे जाए और किसी भी स्थिति के लिए हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसके बाद एनएसए पहुंचे थे और तमाम जानकारियां इस समय पीएम को दी जा रही हैं और करीब 1 घंटे का समय हो चुका है। तो अभी तक हालांकि तीनों फोर्सेस चीफ के वहां जाने की खबर नहीं आई है। जी, आपको क्या लगता है कितनी देर और चल सकती है ये मीटिंग? क्योंकि प्रधानमंत्री ने लगता है अपने सारे कार्यक्रम अब स्थगित किए हैं, क्योंकि इस जो अभी आज डेवलपमेंट है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भारत का जवाब जो है अलग अलग लेवल पे होगा, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी होगा, टैक्टिकल लेवल पे भी होगा। और फिर अब जब अरुण जेटली का बयान अगर हम उसको भी जोड़कर देखें, जो वो कहते हैं कि अगर यूएस घुसकर ओसामा बिन लादेन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो आज कुछ भी संभव है। टेरर के खिलाफ अगर आपको लड़ना है, दहशतगर्दी के खिलाफ अगर लड़ना है, तो क्या हम एक ब्रीफिंग, एक स्टेटमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ हाई लेवल मीटिंग होगी और उसके बाद कुछ नहीं कहेगी सरकार? देखिए, अभी कोई आधिकारिक रूप से आनंद नहीं कहा गया है और अभी ऐसी कोई स्थिति भी नहीं दिखाई दे रही है कि सरकार सामने आकर के कोई आधिकारिक बयान देगी। अभी स्टेट में स्थिति का असेसमेंट किया जा रहा है और जो क्लेम पाकिस्तान के जरिए किए गए हैं उन पर भी पूरी तरीके से नजर करीब से बनाए हुए हैं। इस समय जो सूत्र है उनका यही कहना है कि आधिकारिक क्या बयान होगा इसके बारे में अभी कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अरुण जेटली का निश्चित तौर पर जिस तरह का बयान आया वो ये साफ दिखाता है कि भारत की जो दृढ़ता और कृत संकल्पता है कि किस तरीके से अपनी टेरिटरी को आतंकवाद से मुक्त रखना है, उस दिशा में उनका ये कदम, उनका ये जो बयान है वो साफ भारत की दृढ़ शक्ति दिखाता है। और साफ उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब अमेरिका इस तरह की कार्रवाई कर सकता है तो आज की स्थिति में सब कुछ मुमकिन है। और जब भारत ने जा करके वहां पर जैश के ठिकाने को तबाह किया तो निश्चित तौर पर 71 के बाद की इतनी बड़ी कार्रवाई को जब भारत ने किया तो उससे पहले करने से पहले कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब भारत के इस रुख के बाद साफ है कि अपने जो इंटरेस्ट हैं उन्हें बचाने के लिए भारत अपनी ओर से हर तरह की कार्रवाई को अंजाम देगा। विक्रांत, आपकी अपडेट के लिए धन्यवाद। कमांडर राय, अगर पूरे जो घटनाक्रम को हम संज्ञान में लेकर देखें तो वो जमीन में खोज रहे थे उरी के बाद और हमने हवा में घुस कर वार किया। बहावलपुर बहाना था, बालाकोट निशाना था। ये जो है कि टैक्टिकली हमने उनको हमेशा सरप्राइज किया है। आज भी अगर आप देखें तो सबकी नज़र एलओसी पर जो ये एंगेजमेंट हो रहा है, ये डॉग फाइट्स हो रही हैं या जो भी हो रहा है इस पर है। पर ये जो ब्रीफिंग है एक सवा घंटे तक जो चल रही है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ असेसमेंट नहीं, कुछ एक आगे की स्ट्रेटेजी का भी कुछ एक प्रिपरेशन है। कहीं पे हमको लगता है कि समथिंग्स गॉट टू गिव। आपको ये फीलिंग आ रही है? बिल्कुल, एज अ सोल्जर्स गट। ये आपने बताया, इतनी लंबी मीटिंग चल रही है क्योंकि टैक्टिकल सिचुएशन जो लग रहा है, जो स्काईज है, इंग्लिश में बोलूंगा, द स्काईज आर नाउ क्लोज्ड, नो फ्लाइट्स आर गोइंग ओवर पाकिस्तान, LOC is active, people are talking about planes going down, there is absolute, so it is not war, लड़ाई नहीं है, लेकिन फॉग ऑफ वॉर शुरू हो गया है। जो इंफॉर्मेशन NSA साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को मिल रही है वो डायरेक्ट एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, इंटेलिजेंस हमें अभी तक नहीं मिली। तो इस मीटिंग में ये जो इंफॉर्मेशन मिली होगी, और आजकल न्यूज इतनी तेज, BBC, डॉन, न्यूज इतनी जल्दी चलती है। लेकिन आपने न्यूक्लियर का बात किया, रेड लाइंस, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है पूरी दुनिया में दैट न्यूक्लियर वेपन्स आर फॉर डेटरेंस। जी, पाकिस्तान ने जैसे जनरल सब ने समझाया, उन्होंने तमाम उसका इस्तेमाल किया है और कहा है इफ यू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इनटू माय टेरिटरी, रेड लाइन, कारगिल में भी कहा था। और उस वक्त अगर जो हमने कुछ क्रॉस किया या उन्होंने कुछ सोचा कि लड़ाई होनी चाहिए, और अगर जो क्रॉस किया, एक नसर चला दिया, जो टैक्टिकल वेपन बंद हो गए थे लेकिन अब फिर बन रहे हैं, हम भी बना रहे हैं टैक्टिकल वेपन, सब देश बना, एक चला दिया, कभी तक नहीं चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, तो बहुत ही भयानक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग, बट वी आर अ डेमोक्रेसी। Pakistan, as the general explained to you, is an irrational state. They are jihadi state. You saw what they were doing in Balakot. सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप कितना कहेंगे कि वो इरेशनल स्टेट है? आप कितना कहेंगे कि वो इरेशनल? पाकिस्तान में भी एक आवाम है
पाकिस्तान में भी लोग हैं जो अब परेशान हो चुके हैं इस इरेशनैलिटी से। वो चाहते, देखिए जितना हम भारतीय हैं, भारत की अखंडता पे हमको गर्व है, हम भारतीय अखंडता पर हमको नाज है, हम इसकी रक्षा करेंगे। वैसे ही पाकिस्तान की आवाम है जो पाकिस्तान से प्यार करती है और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को अवाम की बात नहीं, पर What is the awam सुनिए, in Pakistan? There is no awam. देखिए There is no मुझे मेरी पूरी awam. बात There is only the military. मुझे मेरी पूरी बात करनी हाँ, there is only the यहाँ पर establishment हमारी of the deep लड़ाई state. पाकिस्तान की आवाम से नहीं, पाकिस्तान की सरकार से नहीं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार से नहीं, और पाकिस्तान की मिलिट्री से भी नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री ने उसको अपनी लड़ाई बना रखा है। हमने नहीं कहा कि हमें उनसे उलझना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हुआ है ना कि इरेशनल स्टेट है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये पाकिस्तान हमेशा अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है। ये गीदड़ भपकियां हैं, देखिए हम कर देंगे, देखिए हम चला देंगे, देखिए टैक्टिकल वेपन यूज कर दें। मेरा ये कहना है कि चलिए मैं आपका थ्रेशोल्ड अब टेस्ट करना चाहता हूं। मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ अगर आपने आपको दहशतगर्दी का विक्टिम बताते हैं, विक्टिम ऑफ टेररिज्म बताते हैं जैनी साहब, पाकिस्तान ने कहा, उनके वजीर आजम ने कहा कि हम सबसे बड़े विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म हैं, हम तो आपके साथ खड़े हैं। जैश खुद प्रोस्क्राइब्ड है यूएन की तरफ से एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, हमने जैश के ठिकाने उड़ाए, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये सवाल क्या पूछना गलत है? क्या भारत को दुनिया को जाके ये दिखाना नहीं चाहिए? देखिए ये हमारे एयर स्पेस का वायलेशन तब कर रहे हैं जब हमने एक टेररिस्ट को उड़ाया, आनंद, इसी एक टेरर ठिकाने को उड़ाया। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आपने अवाम की बात करी, क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान? आखिर अगर वो कह रहा है कि मैं विक्टिम हूं टेररिज्म का, तो भाई तो अपने अवाम की फिक्र कर। पाकिस्तान में कोई अवाम जैसा हमारा अवाम, एनलाइटेंड अवाम, इकोनॉमिकली स्टेबल अवाम, ठीक है पॉवर्टी है, एक खाता पीता वाइब्रेंट अवाम है, एक डेमोक्रेसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, देयर इज अ फ्री एंड फेयर प्रेस एंड अ वॉइस ऑफ द पीपल। ऐसा पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में देयर इज अ डीप स्टेट बिटवीन द मिलिट्री एंड द, देखिए मिलिट्री डीप स्टेट में मानता हूं, टेररिस्ट में मानता हूं, वो एजेंडा नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन वहां पर थिंकिंग अवाम नहीं है, अवाम जो अमन पसंद है नहीं है, ऐसा मैं नहीं मान सकता। उनको फिक्र नहीं है, वो आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं कि आप ये हरकतें बंद कीजिए, वो कह रहे हैं कि नहीं हाफिज सईद को आप बाहर कीजिए, मसूद अजहर को वहां से बाहर कीजिए, दाऊद इब्राहिम को बाहर कीजिए, वो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं? मैं चाहता हूं वो कहें, ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान भारत को यह चाहिए कि वो उनसे कहलवाए, नहीं कह सकते। भारत को यह चाहिए कि आज एक परिस्थिति ऐसी बनाए कि लोग आकर कहें कि वहां का अवाम, अगर उनसे पूछे जो लोग पाकिस्तान जा चुके हैं और अवाम से मिल चुके हैं और बात कर चुके हैं, हम लोग खुद क्रिकेट मैच जाके देख चुके हैं वहां पर, उसमें बात कर चुके हैं, अवाम इज ए टोटल क्या बोलेंगे, सब सर्विएंट एंड अ पैसिव अवाम इन जी। चलिए एक खबर, मैं इस पर वापस आएंगे, खबर और आ रही है, बड़ी खबर कि भारतीय वायु सीमा में पाकिस्तानी जेट के घुसने की खबर आने के बाद जम्मू और श्रीनगर के एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए यात्री उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर पहुंचने वाली कुछ उड़ानों को वापस भी भेजा गया है। इसके साथ ही लेह और अमृतसर और चंडीगढ़ के लिए भी यात्री उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के उत्तर में हवाई मार्ग को बंद कर दिया गया है, यानी कि जहां जहां आईएएफ की हरकत है, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की हरकत है, सॉर्टीज है, वहां पर कहा गया है कि इस एयर स्पेस को आप फ्री कर दीजिए। पाकिस्तान तो बौखला गया, उन्होंने सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए, सारी उड़ानें बंद कर दी, लेकिन हिंदुस्तान ने एहतियातन यह कदम उठाए हैं। भारत के हवाई हमले से घबराए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट के हवाई अड्डों से सभी यात्री उड़ानें फिलहाल बंद कर दी हैं। पाकिस्तान की सभी बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी अब रद्द हो चुकी हैं। भारत की जो भी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं जो कि इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरते हैं, जैसे जेट एयरवेज है, एयर इंडिया है और बाकी भी एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान के ऊपर से एयर रूट यूज़ करते थे, उन्होंने सब बंद कर दिया है। अब वो शायद दूसरा अल्टरनेटिव एयर रूट यूज़ करें या वो फ्लाइट्स फिलहाल के लिए रद्द हैं। ये अपडेट है हमारे पास। पर ये जो अब हवा तो क्लियर हो गई, हवा जो एयरवेज तो है, आपने कहा कि क्लियर हो गई। बट जनरल बंसल, अब आप बताइए कि भारत डिप्लोमेटिकली क्या करे। देखिए एक सोल्जर की तरह तो आपने कहा कि टैक्टिकली हमें ये करना है, ये तैयारी करनी होगी, ये तो ग्राउंड लेवल पर है, पर ये जो टैक्टिकल स्कर्मिश से ऊपर है ना, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि दुनिया के सामने हम कैसा केस प्रेजेंट करें कि सब घूमकर पाकिस्तान का टेटुआ दबाएं। हमें तो वो चाहिए ना कि आप उनको वहां पे स्ट्रैंगल कीजिए। जी, एक बात मैं आपकी बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि वहां के आवाम शांति चाहता है, लेकिन इस समय पूरा कंट्रोल मिलिट्री का है और अब ऐसी स्थिति में आवाम नहीं है कि वो कोई आवाज उठा सके। हो सकता है पीस टाइम में उठा करके वो बदलने की कोशिश करेगी। हाँ।
दूसरी बात जो आपने कही है बिल्कुल ठीक है कि इस समय जो पाकिस्तान हमारी जो बॉर्डर को क्रॉस करके अपने एयरफोर्स लाया है, इस बेस के ऊपर पे हिंदुस्तान को दुनिया की कम्युनिटी में या यूएन में जाकर के या बाकी देशों से ये चीज़ें रखें कि भाई ये कहता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है और हमने टेररिस्ट को मारा है। हाँ। और ये डिनाइल मोड में हमेशा रहता है कि टेररिस्ट ने नहीं किया। अभी ये जो कार्रवाई इन्होंने पाकिस्तान ने की है कि हमारी टेरिटरी में आए नहीं आने चाहिए और अब इनको पाकिस्तान को इस तरह की कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है जी। तो उसमें जो भारत की प्रतिष्ठा इसलिए बढ़ेगी कि अगर जब भारत एक मेजर अटैक करेगा इसके रिटेलिएशन में तो उसको फिर दोबारा अधिकार मिल जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। तो उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बताएगी भारत ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कि हमने टेररिस्ट को मारा जी। अब जो पाकिस्तान है वो हमारे यहाँ पर एयरक्राफ्ट लेके क्यों आया? अगर यही तो केस बनाना जरूरी है का समर्थन कि इसको नहीं कैसे करते, हाँ। तो अगर पाकिस्तान टेररिस्ट का समर्थन नहीं करता तो फिर से इसे भेजे क्यों? हवाई जहाज भेजे क्यों? भेजे नहीं चाहिए थे। हाँ। तो इसलिए पाकिस्तान को अब समझाया जाए कि इसके ऊपर और आगे कार्रवाई ना करे। हाँ। नहीं तो उसका विध्वंस होएगा ही होएगा और एक अननेसेसरी टेंशन नहीं, इंटरनेशनली आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए एक इंटरनेशनल एक सॉवरेन स्पेस को आपने वायलेट किया है बिना कोई रीजन। अगर आपने किया है तो इस पर आपको सैंक्शन झेलने चाहिए।